नमस्कार। आइए इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली और भावुक सफर पर निकलते हैं। आज बात करेंगे उस महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी की, जिसने अपने अदम्य साहस से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये शब्द किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी किंवदंती के लिए हैं जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में आज़ादी की एक ऐसी आग जलाई जो सदियों तक बुझ न सकी। इस विश्लेषण में हम सिर्फ आंकड़े या तथ्य नहीं देखने वाले, बल्कि उस जोश और जज्बे को महसूस करने वाले हैं जिसने संघर्ष की एक नई परिभाषा लिखी। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंडू जाना। ये पंक्तियां सिर्फ एक नारा नहीं थी, जिसका अर्थ है महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। ये एक भयंकर गर्जना थी, एक खुला ऐलान था उस औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जिसने जनजातीय समुदायों को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी। यही शब्द आगे चलकर एक विशाल विद्रोह की धड़कन बन गए, एक ऐसी आवाज जिसने सोते हुए लोगों को जगाया और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह की आग आखिर भड़की क्यों? इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी सदियों पुरानी खूंटकट्टी प्रणाली। ये एक ऐसी सामाजिक भूमि व्यवस्था थी जहां पूरा समुदाय जमीन का मालिक होता था और लोग शांतिपूर्वक जंगल के साथ मिलकर रहते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के आने के बाद इसे पूरी तरह बदलकर जमींदारी प्रणाली थोप दी गई। जमीनों पर बाहरी बिचौलियों का कब्जा होने लगा, लोगों से भारी टैक्स वसूला जाने लगा और सबसे बुरी बात, उन्हें बेच बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। एक तरह से उनके अस्तित्व पर ही हमला कर दिया गया था। और इसी घोर अंधकार के बीच 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के घने जंगलों में बसे उलीहातू गांव में एक उम्मीद की किरण जागी। एक बेहद गरीब साझादार यानी शेयरक्रॉपर परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था बिरसा। मुंडा जनजाति के इस बालक का बचपन बाकी जनजातीय बच्चों की तरह गरीबी और संघर्ष में ही बीता। लेकिन उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा था कि जंगल की इन पगडंडियों पर चलने वाला ये मासूम बालक आगे चलकर अपने लोगों का मसीहा बनने वाला है। शुरुआती दौर में बिरसा ने जयपाल नाग के निर्देशन में पढ़ाई की और बाद में चाईबासा के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला ले लिया। पर वहां जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें यह साफ महसूस होने लगा कि औपनिवेशिक शिक्षा का असली उद्देश्य उनकी संस्कृति को नष्ट करना और धर्मांतरण करवाना है। जब वहां के लोगों ने जनजातीय सरदारों को धोखेबाज कहा, तब बिरसा ने इसका खुलकर विरोध किया और उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। असल में यही वो मोड़ था जहां से उनकी गहन समझ और जीवन के मुख्य संघर्ष की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक कड़ी में अब सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रांति की भी नींव रखी जा रही थी। बिरसा मुंडा ने एक नए आध्यात्मिक पंथ बिरसाइत की स्थापना की। उन्होंने एक ईश्वरवाद का संदेश दिया, यानी सिर्फ एक ईश्वर सिंगबोंगा की पूजा करना। उन्होंने अपने लोगों के दिलों में उस खोए हुए जनजातीय गौरव को जगाया और बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, उनके खिलाफ एक मजबूत एकता बनाई। देखते ही देखते एक आम छात्र अब एक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता में तब्दील हो रहा था। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े विद्रोह से पहले समाज का अंदर से मजबूत होना कितना जरूरी होता है, और बिरसा मुंडा इस बात को बाखूबी जानते थे। हथियार उठाने से पहले उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को खत्म करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने शराब और नशे के खिलाफ कड़ी मुहिम चलाई, काले जादू, पशु बलि और अंधविश्वास को पूरी तरह से नकार दिया। और सबसे बड़ा कदम था बेत बेगारी यानी जबरन मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाना। वो समझ चुके थे कि जब तक समुदाय शुद्ध और एकजुट नहीं होगा, बाहरी ताकतों को हराया नहीं जा सकता। उनके इन्हीं कमाल के सुधारों और निस्वार्थ प्रेम ने लोगों के दिलों में उनके लिए एक भगवान जैसी छवि बना दी। उनके अनुयायी प्यार और सम्मान से उन्हें धरती आबा कहने लगे, जिसका अर्थ है पृथ्वी का पिता। ये शब्द दिखाता है कि प्रकृति और जनजातीय समुदाय का रिश्ता कितना अटूट है। लोग उन पर इस कदर विश्वास करते थे मानो धरती आबा उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगे। ये किसी सामान्य नेता वाली बात नहीं थी, ये तो एक भगवान जैसी आस्था थी जो उन शोषित दिलों की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। और फिर वो वक्त आ गया जब शांति का रास्ता सशस्त्र विरोध में बदलने लगा। 1894 का साल इस लड़ाई का एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था, जब जमींदारों, ठेकेदारों और अंग्रेजी हुकूमत के गठजोड़ ने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करना शुरू किया। तब बिरसा ने ओरांव और खरिया जैसी जनजातियों को मुंडाओं के साथ इकट्ठा करना शुरू किया। डिकूज यानी बाहरी शोषकों के खिलाफ एक बेहद भारी लमेरबंदी शुरू हुई।
धीरे धीरे जंगल के हर हिस्से से क्रोध के शोले उठने लगे थे। उलगुलान यानी महान विद्रोह का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। 1895 में जब क्रांति सुलग ही रही थी, अंग्रेजों ने दंगे के आरोप में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की कड़ी सजा सुना दी। लेकिन अंग्रेजों की शायद ये सबसे बड़ी भूल थी। जेल की सलाखों ने उनके इरादों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें फौलाद बना दिया। 1897 में रिहाई के बाद उन्होंने और भी पक्की तैयारी की और आखिरकार 1899 में आगाज हुआ द ग्रेट इंसरेक्शन का, एक ऐसा महाविद्रोह जिसमें पूरा आकाश क्रांति के नारों से गूंज उठा। इस विद्रोह की रणनीति कितनी सटीक और भयंकर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिरसा और उनके सरदारों ने गांव-गांव जाकर आग की तरह अपना संदेश फैलाया। एक नए मुंडा राज की स्थापना के प्रतीक के रूप में सफेद झंडा अपनाया गया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों जैसे पुलिस स्टेशन और डाकुओं की संपत्तियों पर गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए। रातों रात तीर कमान और अपने पारंपरिक हथियारों से सजे जनजातीय योद्धा अपने खोए हुए अधिकार छीन लेने के लिए अंग्रेजी फौज पर टूट पड़े थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि क्रांतियों का अंत अक्सर धोखे से होता है। मार्च 1900 ये इस कहानी का एक अत्यंत दर्दनाक हिस्सा है। जब बिरसा मुंडा और उनके साथी जंगल के एक क्षेत्र में गहरी नींद सो रहे थे, तब एक बहुत बड़े छल के चलते अंग्रेजी फौज ने वहां धावा दी। उन्हें चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। वो जंगल जो हमेशा से उनका रक्षक था, उस रात एक भयानक और काले धोखे का गवाह बन गया। और फिर आती है वो तारीख जिसने पूरे समाज को रुला दिया। 9 जून 1900 रांची जेल की 4 दीवारी के अंदर मात्र 25 साल की छोटी सी उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांस ली। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि मौत हैजा यानी कॉलेरा से हुई थी, पर आज भी लोगों का ये मानना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस महान नेता के खौफ से उन्हें जहर दे दिया था। सिर्फ 25 साल के उस जवान ने आज़ादी और अपने लोगों के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। बिरसा मुंडा भले ही शहीद हो गए, पर उनका उलूगुलान अंग्रेजों को अंदर तक हिला चुका था। साल 1908 इस बात का प्रतीक है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस विद्रोह की तीव्रता और जनजातीय आक्रोश इतना बड़ा था कि औपनिवेशिक सरकार को आगे चलकर झुकना ही पड़ा और उन्हें एक ऐसा नियम लागू करना पड़ा जिसने सच में इतिहास की धारा बदल दी। और वो ऐतिहासिक कानून था द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सालों से हो रहे जुल्मों पर रोक लगा दी। इस अधिनियम ने आदिवासियों की जमीनों को किसी भी गैर जनजातीय व्यक्ति को बेचने पर सख्त पाबंदी लगा दी। खुंट-कट्टी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई और बेत बेगारी जैसी प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये हकीकत में बिरसा मुंडा के संघर्ष का ही नतीजा था और ये कानून आज भी जमीन पर प्रभावी है। अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरे संघर्ष का मूल तत्व बस इन 3 शब्दों में सिमटा हुआ था: जल, जंगल और जमीन। ये सिर्फ एक कानून की लड़ाई नहीं थी, ये उस अटूट रिश्ते की लड़ाई थी जो आदिवासी समुदाय अपनी मातृभूमि और प्रकृति के साथ साझा करता है। CNT एक्ट ने इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित किया। उन्हें उनके जंगल और उनकी परंपरागत जिंदगी जीने का हक पूरी शान से वापस मिल गया। बिरसा मुंडा का प्रभाव समय के साथ कभी कम नहीं हुआ। 15 नवंबर ये सिर्फ उनकी जन्मतिथि नहीं है, बल्कि साल 2000 में इसी दिन को झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के रूप में चुना गया था। एक अलग जनजातीय राज्य की जो कल्पना उन्होंने 1 सदी पहले की थी, देश ने इस दिन को चुनकर उस सपने को एक आकार दिया। और आगे चलकर उनके योगदान को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखा गया। 2021 में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि 15 नवंबर को अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को ही नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी में सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अद्भुत और अनकहे योगदान को नमन करने का दिन बन गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त पूरा राष्ट्र भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में नवंबर 2024 से लेकर अगले साल नवंबर 2025 तक के इस पूरे वर्ष को आदिवासी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। एक लंबा और गर्व से भरा आयोजन जो आने वाली पीढ़ियों को इस महान नायक के त्याग और शौर्य की कहानियों से रूबरू कराएगा। आज उनकी विरासत को सहेजने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं
वो पुराना रांची जेल, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, आज एक विशाल संग्रहालय बन चुका है। वहां एक 25 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ उलगुलान स्थापित की गई है। यही नहीं, हाल ही में उनकी 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर सम्मानपूर्वक भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ स्मारकों में नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान में होती है। पीएम जानमन प्रोजेक्ट के तहत सबसे पिछड़े और संवेदनशील जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है, ताकि सरकार की योजनाएं बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच सकें। ये वही आर्थिक और सामाजिक समानता लाने का एक कदम है जिसका ख्वाब बिरसा ने देखा था। अंत में एक बेहद गहन प्रश्न पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। उलगुलान की वो अमर भावना आज के इस आधुनिक दौर में भी न्याय और समानता की लड़ाई में हमारा मार्गदर्शन कैसे करती है? बिरसा मुंडा की गाथा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना भर नहीं है, ये अत्याचार के खिलाफ बिना डरे खड़े होने का एक जिंदा संदेश है। उनका शौर्य हमें सिखाता है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, ये अपनी संस्कृति, जमीन और अपने सम्मान की रक्षा में निहित होती है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण इस बात की प्रेरणा देगा कि धरती आबा का बलिदान हमेशा याद रखा जाए। इस ऐतिहासिक गाथा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।